2026 के शुरू होने के साथ ही इंडिया में एक बार फिर से एक पुराना लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहने वाला सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या स्टेट को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी सिटीजन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर महीनों तक जेल में रख सके, और वो भी बिना किसी ट्रायल के? और अगर रखा भी है तो क्या उसका अकाउंटेबिलिटी होगा? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। इस डिबेट के सेंटर में है सोनम वांगचुक, उनकी वाइफ गीतांजलि जे अंगनो और एक पावरफुल जुडिशियल वॉइस मदन बी लोकुर। जब सोनम वांगचुक ने जेल से बाहर आकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, If they considered me anti-national and jailed me for it, but are now releasing me, it must mean it was a mistake. Otherwise, why would they release someone they believe is anti-national back to the society? ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था। ये एक सवाल था जो सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा गया। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट में जो एलिगेशंस उनके खिलाफ रखे गए थे वो मीनिंगलेस और एट द बेस्ट मिसअंडरस्टूड, एट द वर्स्ट मिस्चीवियस थे। ये लैंग्वेज कैजुअल नहीं है, ये एक सीरियस लीगल इम्प्लीकेशंस कैरी करती हैं। अगर एलिगेशंस मिसअंडरस्टूड या मिस्चीवियस हैं तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेस ही हिल जाता है। दर्शकों, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के थ्रू एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोर्ट्स ने बार बार इसे एक्सेप्शन बताया है, रूल नहीं। मदन बी लोकुर ने इस बात को और ब्लंट तरीके से रखा। He said, such draconian laws have been described as a necessary evil. ये necessary evil phrase अपने आप में एक वार्निंग है। इसका मतलब है कि ये पावर तभी यूज होनी चाहिए जब एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल हो। लेकिन सोनम वांगचुक का केस एक अलग कहानी बताता है। उन्होंने अपने अरेस्ट को डिस्क्राइब करते हुए कहा, हाउ एब्रप्टली आई वाज बंडल्ड अप एंड थ्रोन इनटू जेल without any opportunity to even call my family or my lawyers for days। ये सिर्फ एक पर्सनल नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 5 के वायलेशन का डायरेक्ट एलिगेशन है, जो कहता है कि डिटेन्यू को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन और लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलना चाहिए। इस पूरे केस में एक पावरफुल कैरेक्टर है गीतांजलि जे अंगनो। उन्होंने सिर्फ एक स्पाउस का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेंट का रोल भी प्ले किया। उनका स्टेटमेंट दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन दैट, लेट्स गो टू द फ्यूचर, अ न्यू डॉन, अ न्यू बिगनिंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि असली बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। मदन बी लोकुर ने बिल्कुल क्लियरली कहा, नो कांग्रेचुलेशंस येट टू सोनम वांगचुक्स लीगल टीम बिकॉज द बैटल फॉर हिज फ्रीडम इज नॉट ओवर। क्योंकि डिटेंशन रिवोक हो जाना और डिटेंशन इलीगल डिक्लेयर होना दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट प्यूनिटिव डिटेंशन। इसका मतलब है कि किसी को पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में पॉसिबल थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया जाता है। मदन बी लोकुर के वर्ड्स में, इट इज पास टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट प्री जुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर, नॉट दैट इट हैज बीन एंडेंजर्ड। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये प्रेडिक्शन या प्रोग्नोसिस वीक हो। अगर स्टेट के पास सॉलिड मटेरियल नहीं है तो डिटेंशन आर्बिट्ररी हो जाता है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सोनम वांगचुक को डिटेंशन के ग्राउंड्स प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं किए गए। अगर ये सच है तो ये एक डायरेक्ट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड लॉ का, जहां बार बार कहा गया कि डिटेनियों को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलना चाहिए, और इफेक्टिव तभी होगा जब सारा मटेरियल दिया जाए। मदन बी लोकुर ने इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कहा है, इफ द एंटायर मटेरियल इज नॉट सप्लाइड टू द डिटेन्यू, द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इज लायबल टू बी इमीडिएटली क्वैश्ड। तो फिर सवाल ये है कि अगर केस इतना वीक था तो डिटेंशन रिवोक क्यों किया गया हियरिंग के जस्ट पहले? दर्शकों, यहाँ टाइमिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है। गवर्नमेंट ने डिटेंशन रिवोक किया एग्जैक्टली उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग अपने फाइनल स्टेज पर थी। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर एक कैलकुलेटेड लीगल मूव। मदन बी लोकुर इस पॉसिबिलिटी को ओपनली रेज करते हैं। He says, rather than lose face, it is better to take the path of least resistance and revoke the draconian order। ये लाइन एक सीरियस एलिगेशन है कि शायद स्टेट ने जजमेंट अवॉइड करने के लिए डिटेंशन रिवोक किया, क्योंकि अगर कोर्ट डिटेल जजमेंट देता तो वो फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट बन जाता। इस कंटेक्स्ट में मदन बी लोकुर ने एक हिस्टोरिकल एग्जांपल भी दिया, कुलदीप नायर का केस ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब डिटेंशन रिवोक किया गया था तब भी कोर्ट ने केस को इनफ्रक्चुअस नहीं माना था। कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड किया और डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर किया। ये प्रेसिडेंट आज भी रेलेवेंट है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बार भी वैसा ही करेगा? अगर कोर्ट सिर्फ ये कहे कि डिटेंशन रिवोक हो गया, केस खत्म, तो एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। इसका मतलब होगा कि स्टेट किसी को भी डिटेन करे, महीनों तक रखे, और जब कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाए तो क्वाइटली रिवोक कर एस्केप कर जाए। सोनम वांगचुक खुद भी चाहते हैं कि जजमेंट आए। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को रिकॉर्ड करना चाहिए कि ऐसे लॉज कैसे यूज होने चाहिए और कैसे नहीं। ये एक रेयर सिचुएशन है जहां पिटीशनर खुद के रिलीज से ज्यादा सिस्टमैटिक रिफॉर्म की डिमांड कर रहा है। उनका एक पावरफुल स्टेटमेंट है दैट आवर स्ट्रगल हैज ऑलवेज बीन फॉर लद्दाख्स प्रोटेक्शन, डिग्निटी एंड लॉन्ग टर्म वेल बीइंग। ये क्लियरली शो करता है कि उनका एक्टिविज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल भी है। लेकिन इस पूरे नैरेटिव में एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज एक सिस्टमैटिक इशू बन चुका है? मदन बी लोकुर कहते हैं,
For too long, the executive has got away with preventively detaining persons from long periods even when there is no threat, and for the filmiest of reasons. ये criticism सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पैटर्न की तरफ भी इशारा करता है। व्यूअर्स, इसके बाद एक और अनकंफर्टेबल सिनेरियो आता है और वो है अकाउंटेबिलिटी का। अगर डिटेंशन इलीगल था तो क्या होगा? क्या कोई ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या कंपनसेशन मिलेगा? मदन बी लोकुर ने डायरेक्टली पूछा, shouldn't they be adequately compensated? Shouldn't there be some accountability? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे रुदुल शाह केस में कोर्ट ने इलीगल डिटेंशन के लिए कंपनसेशन दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसे केसेस रेयर हैं। गीतांजलि जे अंगनो का स्ट्रगल भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे वो हर वीक जेल जाती थी सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने। माई ऑर्डियल ऑफ मेकिंग 2 trips a week हैज फाइनली एंडेड। ये लाइन एक ह्यूमन कॉस्ट को हाईलाइट करती है जो लीगल डिबेट्स में अक्सर मिस हो जाता है। और जब सोनम वांगचुक रैट एंड माउस चेस का मेंशन करते हैं, कार्स बीइंग फॉलोड, इट वाज ऑल अ फिल्मी सीन, तो ये सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि स्टेट पावर के नेचर का रिफ्लेक्शन है। आज जब लद्दाख में प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं और 6 शेड्यूल या स्टेटहुड की डिमांड्स उठ रही हैं, तब ये केस और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट का केस नहीं बल्कि डिसेंट और डेमोक्रेसी का टेस्ट है। फाइनल सवाल सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल। क्या इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ एक नेसेसरी इवल ही रहेगा या फिर धीरे धीरे एक नॉर्मल टूल बन चुका है? और इसका जवाब अब लार्जली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। क्या कोर्ट सिर्फ फाइल क्लोज करेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट देकर ये डिफाइन करेगा कि स्टेट की लिमिट्स क्या हैं? जैसे मदन बी लोकुर ने कहा, प्लीज डू नॉट डिसमिस द रिट पिटीशन एज इनफ्रक्चुअस बट टेल अस द ट्रुथ। और शायद अब पूरा देश वही वेट कर रहा है कि सच क्या था। अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स ऑन सोनम वांगचुक्स केस। थैंक यू।